हाँ जी। हेलो बच्चों। बच्चों यार, बड़े सारे बच्चों का मेरे पास फ़ोन आया। बड़े सारे बच्चों को डाउट है, कोटा से पढ़ के आए बच्चे। डाउट है कि सर इनऑर्गेनिक में बड़ा लफड़ा है, केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक में दिक्कत है। तो कोशिश करते हैं इनऑर्गेनिक सीखने की। मेरे साथ आइए। अभी हमारी वीडियो स्टार्ट होगी, उसको देखो बच्चों। अगर देखने के बाद स्वाद आता है, अगर सब कुछ समझ में आता है, क्लियर आता है, तो आप मेरी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है और सारी मेरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप मुझे अप्रोच करिए और आप लाइव भी पढ़ेंगे बेटा। और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। पहले आप ये क्लास देखो, देखो कुछ मिल रहा है इसमें, आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तब हम बात करेंगे। ओके प्यारे, बड़ी इजी है केमिस्ट्री, बड़ी अरे मज़ेदार ट्रिक सिखाएंगे आपको। ओके बेटा, स्टार्ट हो रही है वीडियो। टेक केयर। क्लास मैंने आपको पढ़ाया H3PO2। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं 5 मिनट, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। H3PO2, H3PO3, H3PO4, ये हमने 3 एसिड्स पढ़े थे। इस एसिड में +1 था ऑक्सीडेशन स्टेट फोस्फोरस का। ये फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाला था और इसके बेसिस पे हमने नाम याद करे थे इनके। क्या थे नाम? इसमें नाम क्या कि हाइपो आता था, तो हाइपोफोस्फोरस एसिड। इसमें हाइपो हट जाता था, अकेला फोस्फोरस। और इसमें फॉस्फोरिक एसिड। इसमें एक और नाम मैंने आपको पढ़ाया था, फोस्फीनिक एसिड। और इसमें भी मैंने एक और पढ़ाया था, फोस्फोनिक एसिड। सबके अंदर पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ है। और बेटा डिस्टर्ब ना करो यार, अपना बंद रखो, म्यूट। बात ना करो मेरे से, बात चुप रहो, अपना म्यूट रखो। हाँ बेटा, सब में पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ है। और जितने ओ बच गए, जितने ओ बच गए, कितने ओ बच गए? 1। हाँ जी। कितने ओ बच गए बेटा? 2। तो 2 OH। यहां कितने ओ बच गए? 3। ये स्ट्रक्चर कल की क्लास में हुए। हाँ जी, देख लीजिए। ये +1 वाला है, ये +3 वाला है, ये +5 वाला है। ये हमने कल की क्लास में करा है। और इन तीनों में ऐसा कौन सा अस एसिड है जिसमें मैक्सिमम OH है? यहां है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, है ना। और इन तीनों में कौन सा एक एसिड है जहां मैक्सिमम OH है? यहां हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये आपके पास 3 एसिड्स हैं। इनकी हमने बात करी थी लास्ट क्लास में, याद करिए। हमने ये भी देखा था कि ये एक H+ दे सकता है, तो इसकी बेसिसिटी 1 है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, क्योंकि एक OH है। यहाँ 2 H+ दिए जा सकते हैं, तो बेसिसिटी 2 है। यहाँ 3 H+ दिए जा सकते हैं, तो बेसिसिटी 3 है। मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। और हमने ये भी पढ़ा था कि पीएच बॉन्ड्स की वजह से, इन दोनों की वजह से, ये जो दोनों हैं, ये दोनों, ये नहीं, तीसरा नहीं, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। कौन से? ये ड्यू टू कौन से बॉन्ड्स? पीएच। ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। और इसके लिए हमने 2 रिएक्शंस भी पढ़ी हैं, AgNO3। इस तरह में Sp2PO2 डाल देंगे वाटर की प्रेजेंस में, तो Ag हो जाएगा रिड्यूस। कौन कर देगा रिडक्शन? इसकी रिड्यूसिंग एजेंट। कौन करेगा? H3PO2 खुद किसमें चला जाएगा? याद करिए, अगर ये किसी को भी रिड्यूस करेगा या ये रिड्यूस करेगा, तो ये दोनों ऑक्सीडाइज होकर उसमें जाएंगे, एंड वाले में, सबसे स्टेबल वाले में, H3PO4 +5 वाले में। हाँ जी। और एक H+ भी देगा, याद करिए, और वो H+ इस NO3 के साथ क्या बन जाएगा? HNO3। ये हमने रिएक्शन करी थी, ठीक है। और अगर बेंजीन वाली रिएक्शन की बात करें, जिसमें बेंजीन पे N2Cl था, BDC, इसमें अगर H3PO2 डालेंगे वाटर की प्रेजेंस में, तो हमारा बेंजीन बनेगा और N2 निकल जाएगा। और ये एक H+ देगा, वो Cl के साथ HCl,
और ये खुद किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, H3PO4 प्लस फाइबर में। ये दो रिएक्शंस देख लीजिए आप, देख लो, ये आपने मेरे से कल आपने पढ़ा था यहां तक। अब आज की चीज करते हैं आगे की। बेटा फोस्फोरस की रिएक्शंस आज करेंगे, आज रिएक्शंस की क्लास है, आज हमने बहुत सारी रिएक्शंस करनी है। मैं स्टार्टिंग करता हूं इन दोनों से, इससे या इससे या इससे। बेटा अगर आप इस कंपाउंड की रिएक्शन करोगे, पहले तो एक छोटा सा बेस बना लो। फोस्फोरस की कोई भी रिएक्शन हो फोस्फोरस की, वो हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। 99% आपको ये दिखेगा, फोस्फोरस डिस्प्रोपोर्शनेट करता दिखेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब समझते हो ना, जिसमें ऑक्सीडेशन भी सेम एटम की हो, उसी एटम की रिडक्शन हो, सेम एटम का ही चार्ज बढ़े और सेम एटम का ही चार्ज घटे, एटम उसी एटम की ऑक्सीडेशन, उसी एटम की रिडक्शन, इसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब देखो क्या होगा, जैसे ये कंपाउंड है H3PO2, तो अगर आपने इसको हीट करा, पहले इनके हीटिंग की बात करता हूं, तो जब आप इसको हीट करते हो तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करके इसमें ले जाएगा। इसको हीट करोगे तो ये इसमें ले जाएगा, इसको हीट करने से ये बनेगा, इसको हीट करने से ये बनेगा। चार्ज बढ़ गया, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया। अब बच्चों अपने आप को ऑक्सीडाइज किया तो किसी ना किसी को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए कोई है नहीं, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर नहीं सकते, बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए ऑक्सीजन को रिडक्शन करना। तो अपने आप को ही ऑक्सीडाइज किया तो किसी ना किसी को रिड्यूस करेंगे, तो अपने आप को ही रिड्यूस कर लेते हैं। ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करके इसमें लेके जाएगा, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करके हीटिंग पे इसमें लेके जाएगा और अपने आप को ही रिड्यूस कर लेगा। और कहां क्या बन जाएगा, हमेशा याद रखना है, हमेशा जब भी फोस्फोरस रिड्यूस करेगा तो ये वाला कंपाउंड बनेगा PH3, हमेशा इसमें लेके जाएगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और हमेशा रिड्यूस होकर इसमें जाएगा PH3। देख लीजिए PH3। हाँ जी, तो अगर आपने इसको हीट करा तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, और अगर आपने इसको हीट करा तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। इसमें साथ क्या बन जाएगा, इसको हीट करेंगे तो इसको हीट करेंगे साथ में PH3, मैं अच्छे से लिखता हूं, अच्छे से, साथ में PH3 अलग हो जाएगा, माइनस मतलब अलग हो गया, इसमें भी PH3 अलग हो जाएगा। तो देखो +1 से चार्ज बढ़ गया और -3 चार्ज घट गया, +3 से चार्ज बढ़ गया और +3 से -3 चार्ज घट भी गया, तो एक ही एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही एटम रिड्यूस हो रहा है। इसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देख लीजिए अच्छे से, मैं बताऊं, तेजस स्पीक लेना बेटा इस चीज की, अच्छे से बताता हूं, अच्छे से क्लियर करता हूं अच्छे से बेटा। हाँ जी देखो, हाँ जी हाँ जी, H3PO2 को हीट करा, हाइपोफोस्फोरस एसिड था नाम, द्वारा क्या लिखना पता है तुम्हें। इसको हीट करा तो ये हीटअप होके क्या बनेगा, H3PO3, चार्ज बढ़ गया, ऑक्सीडेशन, और साइमल्टेनियसली चार्ज घट भी गया, चार्ज बढ़ भी गया और चार्ज घट भी गया, रिडक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सारे बच्चे देख लो जी, एक ही एटम चार्ज बढ़ा भी रहे और वही चार्ज अपना घटा भी रहे। और फिर H3PO3, इसमें हर बार होना वही है, +3 वाली चीज। हाँ जी, अगला एसिड कौन सा था, जस्ट अगला H3PO4, चार्ज बढ़ भी गया, ऑक्सीडेशन भी हो गई, और हर बार घटके हमेशा कहां जाएगा, फोस्फिन। ये फोस्फिन बेटा एक गैस है, जैसे अमोनिया एक होता है NH3, जैसे फोस्फोरस का PH3, इसको फोस्फिन कहते हैं। और इसकी जो स्मेल होती है, ये रोटन फिश लाइक स्मेल होती है। इसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल रोटन फिश की तरह होती है इसको रोटन फिश, कभी भी केमिस्ट्री में रोटन फिश सुनो आप तो याद रखना वो फोस्फिन की बात हो रही है। ये दोनों रिएक्शंस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस है, देख लो बच्चों, देख लीजिए, ठीक है। अब आपके पेपर में क्वेश्चन पता क्या आएगा, बड़ा आसान आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO2 इज हीटेड, राइट रिएक्शन। अब इसी क्वेश्चन को टफ कर देते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज हीटेड। पता ही नहीं हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है, तो हम क्वेश्चन को छोड़ाएंगे क्योंकि रट्टा मारा होगा हमने, समझ के नाम याद करने। व्हाट हैपेंस व्हेन ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इज हीटेड, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा,
तो ये बनेगा, ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक रिएक्शन और मैं बताऊं, ये है P4, दिस इज योर व्हाइट फॉस्फोरस। पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में मैंने, पहले व्हाइट फॉस्फोरस का जिक्र मैंने पहले किया है। तो इसकी रिएक्शन अगर आप कॉस्टिक अल्कली से कराओ, NaOH से कराओ, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये जो मैं आप करवाने जा रहा हूं, व्हाइट फॉस्फोरस। एक बात याद रखना, व्हाइट फॉस्फोरस की पहचान होती है वैक्सी सॉलिड, ये वैक्स की फॉर्म में होता है, इट इज अ वैक्सी सॉलिड। तो कभी वैक्सी सॉलिड वर्ड भी दिखे आपको कभी केमिस्ट्री में, वैक्सी सॉलिड, तो वो व्हाइट फॉस्फोरस की बात हो रही है, P4 की। अगर आप इसकी रिएक्शन बेस से कराते हो, इसको बेसिक मीडियम में रखते हो, बेसिक मीडियम में, तो बच्चों एयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया, ये इसका स्ट्रक्चर आपको याद हो तो वो बड़ा ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर था, जिसमें क्या होता है बेटा, ये एंगल बड़े कम होते हैं, तो यहाँ पे एंगल कम होने से ये अनस्टेबल होने से बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है और एयर में आग पकड़ लेता है, कैचेस फायर। तो यहां हम इस बात का ध्यान रखते हुए एयर नहीं रख रहे बच्चों, ऊर्जा बेटे हमने यहाँ एटमोस्फियर लिया है CO2 का, इनर्ट एटमोस्फियर। और ये जो जीरो है, मैंने आपको भी क्या समझाया था बेटा, क्या समझाया था, फास्फोरस की हर रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन, यानी चार्ज बढ़ेगा भी और चार्ज घटेगा भी। तो ये घट के पता कहां जाएगा, चार्ज घटेगा तो कहां जाएगा, ये चीज घट के कहां जाएगी, ये चीज का चार्ज घटेगा तो क्या बनेगा, हमेशा फोस्फीन ही बनेगा, PH3। ये चार्ज घट के हमेशा फोस्फीन तो बनेगा, हमेशा चार्ज घटना है, क्योंकि इसकी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब ऐसा क्यों, अब बताता हूं ढंग से बताता हूं बेटा। ये बेसिक मीडियम जो होता है, अल्कली जो मीडियम होते हैं, ये कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं थोड़े से। तो ये जो फास्फोरस है, ये जीरो से अगला एसिड कौन सा था, जीरो से जस्ट अगला +1 वाला कोई एसिड था, ये वाला +1 वाला था, है ना। तो इसने इसको ऑक्सीडाइज किया H3PO2 में, +1 वाले में, हाइपोफॉस्फोरस एसिड में। और अगर ये ऑक्सीडाइज होगा, अगर ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो ये खुद को रिड्यूस कर लेगा, हमेशा रिड्यूस होके क्या बनेगा, फोस्फीन। इसका नाम क्या है, फोस्फीन। PH3 को आप फोस्फीन कहते हैं, हाँ जी देख लीजिए, फोस्फीन बना। अब यहां पे एक छोटा सा चेंज याद रखना, जब आप रिएक्शन बैलेंस करोगे तो यहां वाटर भी ऐड हो जाएगा ड्यूरिंग बैलेंसिंग। वो तो आपने 11th में रिडॉक्स मेथड में, ये क्वेश्चन मैंने बैलेंसिंग में कराया 11th में, ये रिएक्शन आपकी पेपर में भी आती होती थी, P4 वाली, डिस्प्रपोर्शनेशन वाली, मैंने दोनों बैचेस में कराया था 11th में। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, इसको ठीक करना है, इस चीज, इसमें मैंने जो लिख दिया, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बेटा ये किस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ये क्या है, ये क्या याद दिला रहा है आपको, बेसिक मीडियम। तो ये बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, इसके अंदर जो भी H+ नाम की चीज है वो चली जाएगी। तो इसके अंदर कितने H+ होते थे, याद करिए, 3 नहीं है, 3 मत बोल देना ना, स्ट्रक्चर याद करो। पहले वाले का स्ट्रक्चर क्या पढ़ाया था कल, एक OH था, एक OH, तो ये एक H+ दे देगा पांडे, तो एक H+ चला गया, तो ये हो गया H2PO2 -1 और Na+ वहां साइड में पड़ा रहेगा, तो इसका नाम हो गया सोडियम। अब देखो, कल मैंने नाम बताए थे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, अस एसिड। तो उसका जो सोल्ट बनता था, H+ निकल जाने के बाद जो अनाइन बनता था, वो अनन्या बेटे बनता था आइट, तो सोडियम हाइपोफॉस, बस अस का आइट कर देना और आपने कुछ नहीं करना, अस वाली चीज का आइट। डिस्प्रपोर्शनेशन ये भी है, देख लीजिए। तो देखो बड़ा आसान है, देखो जीरो वाली चीज की रिएक्शन में बनेगा +1 वाली चीज, +1 वाली चीज की रिएक्शन करोगे, हीट करोगे तो +3 +3 वाले को हीट करो। सरप्रीत म्यूट रख बेटा, एडमिट कर दो, ये सरप्रीत अभी आया, सरप्रीत म्यूट रखो, सरप्रीत को म्यूट कर दो अब यहां से। +1 वाली चीज को +3 वाली चीज को +5 और 0 वाली चीज +1, ये 3 एसिड है, ये 3 रिएक्शन है। ये रिएक्शन तो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड वाली। नेट तो नहीं डिस्टर्ब हुआ बेटा, मेरे से थोड़ा हिल गया? नो सर, नो सर। चलो ठीक है। हाँ जी, अगला है अगली रिएक्शन, इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं बेटा। अगर मैं इसकी एसिडिफिकेशन कर दूं, एसिडिफिकेशन, इसमें H+ डाल दूं,
तो H प्लस क्या करेगा, Na को हटा के क्या बना देगा, H3PO2। वापस एसिडिफिकेशन करने से Na प्लस हट जाएगा और ये H3PO2 बन जाएगा। ठीक है। और इसी व्हाइट वैक्सी सॉलिड की अगर मैं बात करूं, थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान से ये जो वैक्सी सॉलिड है व्हाइट फॉस्फोरस, जिसकी मैंने वैक्सी सॉलिड का जिसके लिए मैंने वर्ड लिखा, अगर आप नॉर्मल इसकी रिएक्शन Cl2 से कराते हो, नॉट इन एक्सेस, कंट्रोल्ड मैनर में रिएक्शन हो रही, तो इसका बड़ा प्यारा कंपाउंड बनेगा PCl3। लेकिन अगर आप इस वैक्सी सॉलिड की रिएक्शन Cl2 एक्सेस से करा देते हो, एक्सेस से, तो एक्सेस से क्या बन जाएगा, PCl5। याद करिए। देव आप हो यहाँ बेटे, देव आप यहाँ हो? हाँ जी सर। बेटा समझ आया देव? ये हाँ जी सर आ गया। वैक्सी सॉलिड वाली चीज PCl3 नॉर्मल बनती है, नॉर्मल क्लोरीन की रिएक्शन, और अगर क्लोरीन एक्सेस में आएगा तो PCl5 बनता है। अब बच्चों कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है PCl3 की हाइड्रोलिसिस, याद है आप लोगों को? यस सर। हाँ, उसमें क्या होता था ओम बेटा, उसमें अपना जो फॉस्फोरस का चार्ज था वो +3 था, तो हमारा H प्लस और हमारा OH माइनस, ये H और ये Cl मिलके क्या बन जाएंगे, 3HCl। इसकी फ्यूम्स उड़ती थी, और पीछे क्या बच गया, देखो H और Cl तो चले गए, पीछे क्या बच गया बच्चों, P और OH। यहाँ पे +3 है, तो है ना, POH थ्राइस हमने लिखा। तो POH थ्राइस नहीं लिखना होता, उसको आप लिख देते थे, वैसे 9th वाला बच्चा तो POH थ्राइस बना देगा, क्योंकि +3 3 फॉस्फोरस +3 3 OH माइनस खाएगा, तो इसको आप चेंज कर देते थे H3PO3। मैं इसको याद रखने की एक और ट्रिक दे देता हूं आपको, पता है क्या, देखो आप यहाँ का चार्ज देख लो, क्या है, +3 है ना, तो रिएक्शन विद वाटर में ये जो OH और H का जो ऑक्सी एसिड बनेगा, तो +3 वाला कोई ऑक्सी एसिड था, +3 वाला H3PO2। देखो 3 इसके ऑक्सी एसिड मैंने आपको अभी बताए, क्या क्या थे, H3PO2, फिर H3PO3, फिर H3PO4। तो H3PO3 जो था, हाँ H3PO3 जो था, अगर +3 है तो +3 वाला एसिड लिख दो, +3 वाला, सीधा याद हो जाएगा। देखो चार्ज नहीं बढ़ा घटा, चार्ज तो वही है, बस उसका एसिड बना दिया। अच्छा अब मुझे इसका बताओ, PCl5 का क्या होगा, PCl5 की हाइड्रोलिसिस करो, 5HCl plus H3PO4। हाँ, तो +5 वाला कोई एसिड हमने सुने, हाँ सुने सर, H3PO4। So these are the hydrolysis reaction of, हाँ जी बेटा, आप लोगों ने सुना मेरे को? यस सर। चलो अब सुनना ध्यान से। अब मैं ये जो बोर्ड पे लिखा है सारा, ये जो सारा तामझाम है, इसको 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनाता हूँ, 5 नंबर का वर्ड प्रॉब्लम, और आप सारे ध्यान से सुनना, अपनी आंख और कान को ध्यान से यूज करना है, आप मेरे को समझ लोगे। क्वेश्चन है, इसको बाद में लिखवा दूंगा मैं, बाद में जब क्वेश्चन बैंक मिलेंगे आपको उसमें मिल जाएगा। क्वेश्चन है, ये अलीना नहीं अडोरी, हाँ जी, अच्छा एक ना यार फोन लगा दिया करो बूब वाला यार। क्वेश्चन है, ए वैक्सी सॉलिड ए, आपको नहीं पता कौन सा वैक्सी सॉलिड है, बस वैक्सी सॉलिड लिखा, अब वैक्सी सॉलिड ए, तो आपने सुना हुआ था मेरे से कभी कि वैक्सी सॉलिड व्हाइट फॉस्फोरस को कहते हैं, तो आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा इमेजिन आपने कर लिया कि फॉस्फोरस की बात हो रही है, व्हाइट फॉस्फोरस की बात हो रही है। अब वैक्सी सॉलिड ए ऑन रिएक्शन विद कॉस्टिक अल्कली, दिस इज कॉस्टिक अल्कली, कॉस्टिक सोडा, on reaction with caustic alkali forms a compound B। समझ गए आप, कुछ की बात हो रही है, इस वैक्सी सॉलिड की बात हो रही है A, एंड B बना ये, along with a rotten fish like smell C, the compound B, ये जो बना B, on acidification gives D ऑन एक्सेस हीटिंग, नॉर्मल हीटिंग नहीं, एक्सेस करते गए, इसको हीट करते गए, एक्सेस हीटिंग गिव्स कंपाउंड ई अलोंग विद सेम गैस, रोटन फिश लाइक स्मेल, सेम गैस सी,
waxy solid A on reaction with excess chlorine forms compound F. F on hydrolysis gives same compound E, जो पीछे पढ़कर आया है इसको, along with fumes of compound I. Recognize A, B, C, D, E, F, G, H, I. This is the question of 5 mark. अब मुझे बताओ कितने बच्चे सारी चीजों को पहचान कर गए? आप लोगों को पहचान लिया। प्रशांत है यहाँ? प्रशांत है? सर एक बार रिपीट कर दो। करता हूं। प्रशांत है यहाँ? सच्ची यार नहीं है। ये बड़ा बुरा होएगा इनके साथ, इनको बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। अब ये छुट्टियां जो मार लेते हैं ना, मैं इनको, एक प्रशांत नहीं है, एक नितालिया नहीं है, एक फर्नांडो नहीं है, 3 बच्चे तो ये रहे हैं। बाकी मेरे पास कईयों ने इन्फॉर्म कर दिया था, जोया का इन्फॉर्मेशन है, आप ये रखो। मैं डैनियल को फोन करूंगा? ना छोड़ यार, वो डिजर्व नहीं करता। उसको 4 जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसको 4 गालियां पड़ेंगी ना, बेइज्जती करवाएगा अपनी, फिर ही आएगा। बंदा प्यार से बोलता है यार इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, आओ आओ, और ये मन करता आते हैं, मन करता नहीं आते। पेरेंट्स इनके फीस दे चुके हैं मेरे को, मैं क्या करूं यार, मेरे पे भार चढ़ा हुआ फीस का। या तो फीस ना दे तो बैठे रहे, कोई नहीं, मैं क्या करूं फिर इसमें। पैसे भी दे दिए हैं, फीस, मूड, इनकी वजह से मूड खराब हो जाता है मेरा। या तो ट्यूशन छोड़ देना, अगर मन नहीं करते इनका, लगता कहीं और पढ़ ले। चलो हाँ बेटा, आप लोग समझे तो उस बात को। प्रथम बेटा वो आप समझ गए सारा सिनेरियो क्या था रिएक्शंस का? समझ गया बिल्कुल। हाँ, तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देव बेटा सुनो मेरे को, देव सुन रहे हो? हाँ जी सर। देव बेटा बस यही रिएक्शन को लेके मैंने क्वेश्चन बना दिया, बाद में क्वेश्चन दे दूंगा तुम्हें और अच्छे से आ जाएगा। इसकी रिएक्शन, इसको ए बोला, इन दोनों को बी और सी बोला, बी को एसिडिफिकेशन करके डी बनाया, डी को एक्सेस हीटिंग करते गए, मतलब इसको हीट करा पहले, ये बना करते गए जब तक रुका नहीं, तो यहां पर रुके। एक्सेस हीटिंग में ये रुक गया, कंपाउंड बना ये ई, अलोंग विद सेम गैस सी जो यहां पे बनी थी। फॉस्फोरस की हर रिएक्शन में सी फॉस्फिन बनी है, फॉस्फिन। अच्छा, इधर से फॉस्फोरस एक्सेस क्लोरीन पीस वैक्सी सॉलिड की, फिर PCl5 बना, PCl5 की हाइड्रोलिसिस हुई, फिर वही कंपाउंड बन गया ई। ये ई इसको बोल रहा हूं, अलोंग विद HCl। तो आप कर सकते हो सारा कुछ, ठीक है जी। ये छोटा सा पार्ट था बेटा, समझ आया आज का? इतनी चीज समझ आई? यस सर। चलो आगे चलते हैं। तेजस्वी क्लोवेटेस बेटा, मंडे को तैयार होना है या तैयार होके आना। आज मैं वर्बल टेस्ट लेने वाला था, मैंने कहा छोड़ो यार, एकदम से मैसेज कर रहा हूं मैं, बच्चे घबरा जाएंगे। मंडे को क्लास टेस्ट होगा, पहले पढ़ाऊंगा, बीच में कभी भी आधे घंटे का वर्बल टेस्ट होगा, बीच में क्लास के पढ़ाते, ताकि बच्चे आप अलर्ट रहना। और वीडियो ऑन होके टेस्ट होगा, वीडियो ऑन होके, मतलब ये मत सोचना नीचे कॉपी खुली होगी तो बच जाएंगे। वीडियो ऑन करवा के करवाऊंगा टेस्ट, तो आप उसी हिसाब से बैठना, उसी जगह पे बैठना जहां आप वीडियो ऑन कर सको। मैं आपका कैम ऑन करवा के आपसे टेस्ट लूंगा, हर बच्चे से, किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूँ, 25-30 बच्चों से टेस्ट लूंगा। अगला आज हम पढ़ते हैं हाइड्राइड्स, ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स। ये जो एलिमेंट है, ये सारे 3-3 बॉन्ड बनाने वाले हैं, 3-3 बॉन्ड। NH3, PH3, सारे 3-3 बॉन्ड बनाने वाले हैं, सारे। तो नॉर्मल 3-3 बॉन्ड बन गए तो 3-3 H आ गए। इनके नाम है अमोनिया, फोस्फिन, आर्साइन, स्टेबाइन, बिस्मथाइन। वी हैव द नेम्स ऑफ दीज एज फॉलोज। सब पे बेटा एक एक लोन पेयर है, पैदाइशी लोन पेयर है इनका अपना, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता था, याद करिए। सबसे पहली चीज, इनके क्वेश्चन आते हैं बेटा इनके ऑर्डर के, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, कई चीजें हैं, कई चीजें पढ़नी है। सबसे पहले है थर्मल स्टेबिलिटी।
मजबूती, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब बॉन्ड की मजबूती, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। हाँ जी बच्चों बताइए, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों स्मॉल स्मॉल साइज के हैं। देखिए दोनों का साइज स्मॉल है, मतलब दोनों नर्सरी क्लास के। ऐसे सोचो नर्सरी नर्सरी, तो नर्सरी नर्सरी में दोस्ती बड़ी अच्छी। ये फिफ्थ नर्सरी, फिफ्थ नर्सरी में थोड़ी दोस्ती बेकार हो गई। एट्थ नर्सरी और बेकार हो गई। टेंथ नर्सरी और बेकार हो गई। ट्वेल्थ नर्सरी सबसे बेकार हो गई। गर्भ है यहां, गर्भ आहूजा। हाँ जी सर हूँ। गर्भ, हाँ जी सर हूँ। अच्छा तेरी आवाज लग नहीं रही गर्भ यार, ये तेरी आवाज नहीं लग रही। सर मैं ही हूँ सर। ओ गर्भ आहूजा, सेजल ब्रदर। हाँ जी सर मैं ही हूँ। हाँ अब ये आई है आवाज गर्भ की। हाँ जी, तो थर्मल स्टेबिलिटी गर्भ बेटा क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों होगी डिक्रीज बेटा? क्योंकि वही दोस्ती अच्छी नहीं है। दोस्ती ही थर्मल स्टेबिलिटी है, मजबूती। नर्सरी नर्सरी की गर्भ बेटा दोस्ती बड़ी अच्छी है, ट्वेल्थ नर्सरी की दोस्ती बड़ी बेकार है। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस काय को? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज डिफरेंस। सो बोन स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। बोन तोड़ना आसान हो रहा है तो बोन की मजबूती घट रही है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आपको पांचों दे देंगे, कहेंगे जी अरेंज देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर थर्मल स्टेबिलिटी। इसी चीज को कई टीचर घुमा के ऐसे बोलते हैं, वो ये नहीं, इनका कंपाउंड का नाम नहीं देंगे। पता क्या बोलेंगे? पता क्या बोलेंगे? वो कहेंगे अरेंज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ नाइकोजेंस। हाइड्राइड्स ऑफ नाइकोजेंस, ये नाइकोजन फैमिली है। ग्रुप 15 को नाइकोजेंस कहते हैं। पी साइलेंट है, पी से स्टार्ट होता है। सफोकेशन नेचर के होते हैं, सफोकेटिंग नेचर के, तो नाइकोजेंस है। तो इनके बेटा हाइड्राइड्स क्या बनेंगे? तो पहले तो एलिमेंट कौन से, यही नहीं पता तो आप बच्चों को। नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार, पांचों एलिमेंट। फिर इनके तीन तीन हाइड्रोजन, फिर इनके तीन तीन हाइड्रोजन, इनको अरेंज करना है। तो वो मजबूती देख लो, नर्सरी नर्सरी क्लास, यहां दोस्ती बड़ी अच्छी है, बेकार और बेकार, सबसे बेकार इस है ना। अगला है एसिडिक स्ट्रेंथ। ये सारे बेटा ऑर्डर बड़े अच्छे। टेंडेंसी टू गिव H प्लस, जो जितना आसानी से H प्लस अच्छे से देगा, H प्लस आए, उतना अच्छा एसिड होगा। तो बताओ जी, आप लोग बताओ। BiH3 इंक्रीज। एक मिनट, हेलो। हाँ जशन, जशन जशन ने ऐड हुआ कर रहे। हाँ जी वेरी गुड। हाँ जी बोलो बोलो। कश्मिता बदल का जवाब है। इंक्रीज हो गया सर। BiH3 बेस्ट होगा। पहले अपना कनिष्क बोल रहा है BiH3, मतलब वो इंक्रीज कह रहा है इसके हिसाब से। अच्छा क्यों कह रहे हो इंक्रीज बेटा? सर BiH3 आपने कहा था कि वो +5 में बनने की टेंडेंसी रखता है, तो वो अपने H प्लस। अच्छा हाँ सॉरी सर, साइज डिफरेंस की वजह से वो ब्रेक हो जाता है। स्टेबिलिटी। एक मिनट यार, मेरे को थोड़ा कनिष्क से बात करने दो। सर वो गलती से कंफ्यूज हो गया था सर। तेरे थप्पड़ पड़े फोन में से निकल के, बदतमीज इंसान। सर समझ गया, गलती समझ गया। क्या गलती समझ गया? तो उल्टा +5 में तो सर BiH5 बनना चाहिए था सर। ओ भाई मेरे ध्यान से देख ले, +3 +5 का चक्कर नहीं है यहाँ पे। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। कहां घूम रहा है तू? ये हाइड्रोजन +1 होता है। यस सर। तो ये कोई +3 वाला है, +3 +5 थोड़ी ना खेलना है अपन यहाँ पे। ये -3 है, -3 रहेगी। हाँ सर, वो 12th और नर्सरी के डिफरेंशियल से, साइज डिफरेंस से हाँ। Bi जल्दी H। हाँ ये बात समझ में नहीं कि ठीक है, इस टर्म्स में बोल। चलो और पूछते हैं, और बच्चे बोलो। कंफ्यूज हो गया था। हाँ ध्यान, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से। वो +3 तो क्लोरीन थोड़ी ना साथ में, हाइड्रोजन है। अच्छा दूसरे बच्चे बोलो। स्क्रीन अटक गई सर, स्क्रीन अटक गई। यस सर, स्क्रीन फ्रीज हो गई। आपकी वीडियो फ्रीज हो गई सर, वीडियो फ्रीज है। अब ठीक हो गई। अच्छा बताओ दूसरे बच्चे बताओ, थोड़ा इस पे विचार करते हैं किसकी को। अच्छा कोई बच्चा ये नहीं है आप में से, कोई बच्चा आप में से ऐसा नहीं है जो ये कहे
कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। कोई बच्चा ऐसा है, कोई बच्चा यहां तक सोच पाया? सर मैं हूं। ठीक है प्रथम, यस आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। हाँ तो प्रथम शायद आप ये सोच रहे होगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, राइट? हाँ जी सर, वो फिर अपने साथ रखेगा। धीरज शर्मा आपका भी यही वो है? यस सर। मैं अभी प्रथम को सही कह गलत नहीं कह रहा, अभी तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि कौन सा बच्चा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक पहुंचा है। साइज डिफरेंस तक सारे पहुंच गए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक कहां तक कौन कौन पहुंचे? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रॉस द पीरियड। चलो थोड़ा सा इस चीज पे विचार करें। अब ये थोड़ा टॉपिक अच्छा है जी, अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप सारे बच्चे अपनी सुरती ऑर्गेनिक में ले आओ मेरे पास। आप लोगों ने मेरे से 11th में ऑर्गेनिक पढ़ी है, ऑर्गेनिक की बेसिक्स की फर्स्ट क्लास मैंने पढ़ाई है। भूमिका बेटे इनको ऑर्गेनिक मैंने पढ़ाई थी, उसमें मैंने इनको एक फैक्ट दिया था, एक ट्रिक दी थी। मैंने कहा था कि ए और बी का बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, मान लो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा मान लेते हैं। तो भूमिका बेटे ये इलेक्ट्रॉन पेयर जितने होंगे दूर ये उतना बॉन्ड ब्रेक करना आसान। ये एक छोटा सा ट्रिक होता है, क्योंकि जितने दूर होंगे उतना माइनस प्लस चार्ज का चार्ज सेपरेशन आएगा, ये बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर होता जाएगा, आयनिक होता जाएगा, यानी वीक होता जाएगा, मतलब तोड़ना आसान होगा। मोटे शब्दों में ये मैंने बताया था, मैंने याद ऐसे स्टाइल से आवाज में बोला था, इलेक्ट्रॉन पेयर इस बॉन्ड डिसोसिएशन लाइन से, एक इमेजिनरी लाइन से, सेंटर लाइन से, बॉन्ड के सेंटर से जितने होंगे दूर, जितने एक तरफ जाके डिस्प्लेस होंगे, उतना बॉन्ड ब्रेक करना आसान। ये बात याद आई धीरज? ऐसा कुछ बोला है सर ने कभी? यस सर। हाँ बोला है सर आपने। और ये दूर कब होंगे, एक तरफ शिफ्ट कब होंगे? जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भारती बेटा ज्यादा होगी। जितनी 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 ज्यादा होगी उतना ज्यादा खींच लेगा, उतना बॉन्ड ब्रेक करना आसान होगा। जैसे मैं HF की बात करूं, जैसे मैं H2O की बात करूं, जैसे मैं PH3 की बात करूं, सॉरी NH3 की बात करूं, तो FON, इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन प्लस फ्लोरीन। तो इसका H प्लस सबसे आसान, क्योंकि सबसे ज्यादा एक तरफ खींच लेगा, सबसे ज्यादा एक तरफ खींच लेगा तो सबसे ज्यादा अच्छे से H प्लस देगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये उतना नहीं खींच पाएगा जितना आप खींचेगा, और ये उतना नहीं खींच पाएगा जितना F और O खींचेंगे। तो ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ये ऑर्डर देखो बिल्कुल वैसे ही जैसे HCl, H2S, phosphine PH3 and silicon SiH4, here also सेम सिनेरियो यहां पे भी है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब में सबसे ज्यादा है, तो यहां पे ये दोनों रीजन ये देख लीजिए। तो इन दोनों बातों से और मेरी उस पढ़ाई हुई 11th वाली ऑर्गेनिक वाली फैक्ट से कि जितने होंगे दूर बॉन्ड को ब्रेक करना उतना इजी, इसको यहां लगाने की कोशिश करेंगे आप। कैसे? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है सॉरी, सबसे ज्यादा देव बेटा N की है, सबसे कम बिस्मथ की है। तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है वहां की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी इस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि सबसे ज्यादा वो एक तरफ खींच लेगा, ये NH सबसे ज्यादा खींच लेगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ब्रेक करना आसान होगा। इस वजह से प्रथम और धीरज, इन दो बच्चों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ढंग से सोचा और उस हिसाब से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि सच क्या है। सच क्या है? ये बिल्कुल सच है, ये जो मैंने पढ़ाया ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल 100% सही है, ये ऐसे ही होता है। ये जो चीज मैंने पढ़ाई ये बिल्कुल सच है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात सब बिल्कुल सच है। लेकिन ये बात क्लियर करो प्रथम, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात है धीरज बेटा, ये सेम पीरियड के एलिमेंट के कंपाउंड के लिए है, सेम ग्रुप के एलिमेंट के कंपाउंड के लिए नहीं है। पीरियड एलिमेंट के लिए लगाना है, ग्रुप के लिए साइज डिफरेंस लगेगा, जो ईशा ने बोला, जो वैभव ने बोला कि यहां बात हो रही है ग्रुप की, तो यहां साइज डिफरेंस वाला फैक्टर भी है। नर्सरी 5th, नर्सरी 8th, नर्सरी 10th, नर्सरी 12th, ये वाला जो फैक्टर है
तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर यहां मैटर नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये डोमिनेट हो जाएगा, ये वाला फैक्टर इसको डोमिनेट कर देगा, ओवरकम कर देगा। तो यहां क्यों नहीं होता साइज वाला फैक्टर? क्योंकि यहां जो साइज का वेरिएशन होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता। फ्लोरीन ऑक्सीजन में कोई साइज ज्यादा बढ़ घट नहीं गया, इसलिए साइज फैक्टर यहां सेम पीरियड के एलिमेंट के लिए नहीं लगता। साइज वाला फैक्टर यानी कभी भी, तो ये बात अपने दिमाग में क्लियर करो प्रथम, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ सेम ग्रुप के एलिमेंट के लिए पूछी जाती है तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखनी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उठा के साइड कर देनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नथिंग टू डू विद दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद एसिडिक स्ट्रेंथ। देन वी विल बेटर कंसीडर विच ऑप्शन, साइज डिफरेंस। यस प्रथम, धीरज बेटा, ये बात याद रखोगे, ध्यान में रखोगे। ग्रुप के कंपाउंड्स के एलिमेंट्स जो हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं उसके लिए आपको कौन सा फैक्टर कंसीडर करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर सेम पीरियड एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के लिए है। और साइज डिफरेंस वाला फैक्टर ग्रुप, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के लिए साइज डिफरेंस देखना है। सेजल बेटा, उसके लिए साइज डिफरेंस देखना है। पीरियड के लिए साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सेजल क्या हो जाएगी? इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन, जो इंशा ने बोला, इंक्रीज इन साइज डिफरेंस। सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिकम्स इजियर, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टू गिव H+ ion becomes easier जैसे जैसे नीचे आते रहेंगे। चलो जी आगे चलते हैं। तो इसलिए ये सबसे बुरा एसिड और ये सबसे अच्छा एसिड। BiS3 इज गुड एसिड। प्लीज डोंट get yourself in that topic, that +3 +5. This is not the topic of inert pair effect, बच्चे। This is a case where we deal with -3 oxidation state, and -3 has nothing to do with inert pair effect, है ना? ये तो सिंपल हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बन रहे हैं ग्राउंड स्टेट में। अगला फैक्टर है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एबिलिटी, रिड्यूसिंग टेंडेंसी। ये लिखता हूं, टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो आसानी से टेंडेंसी टू गिव H एटम, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया, जो H एटम दी, ना कि H+ दी। ना अब H+ की बात नहीं करी, अब H एटम की बात करनी है। तो अब बताओ, अरे भाई, ओ भाई एसिडिक स्ट्रेंथ हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो, बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा ना। तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो बॉन्ड तो यहीं टूटेगा, 12th नर्सरी। सेम रीजन, तो ये भी क्या होगा? इंक्रीज ड्यू टू सेम रीजन। पर यहां पे कईयों के मन में डाउट आ जाते हैं, यहां पे कई बच्चों के मन में डाउट आ जाता है, सर ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई सर। यहां मतलब H+ और H एटम देने में फर्क है ना सर, फर्क है। एक आप विदाउट इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, एक आप विद इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर नहीं करेगी? नहीं सर, क्या बात है सर, कमाल है, कैसे नहीं करेगी? बेटा फर्क ये देखा जाएगा कि जो बेस होता है ना, ये इसका काम नहीं है कि इसको H+ देना है या H देना है, इसको तो बॉन्ड तोड़ना है। वो जो साथ में चीज आएगी इसके साथ रिएक्ट करने, मान लो इसके साथ जो आया वो KMnO4 आया, इसके साथ जो चीज आई उसको रिड्यूस होना है, तो वो अपने आप इसमें से H एटम ही लेगा, वो H+ नहीं लेगा। और अगर इसके साथ बेस आया, याद करो मैं तुम्हें 11th में एक बात पढ़ाता था, मैं आपको 12th की ऑर्गेनिक में एक बात बोला हूंगा, जिन बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं बोल दूंगा कि बेस को बस एक ही चीज अच्छी लगती है, H+ एंड H+। ये बात बोलता होता हूं मैं। तो बेस को तो H+ ही चाहिए, तो बेस ने H+ ही निकाला है, नो मैटर वो कौन है, NH3 या BiS3 है। तो मतलब इस चक्कर में ना पड़ जाना
कि यहाँ H+H एटम का चक्कर है, ना 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 ना, इसमें चक्कर में ना पड़ना, आपको खाली बॉन्ड तोड़ने वाली बात देखनी है। वही रीजन इंस्टा बेटे जो आपने यहाँ लगाया साइज डिफरेंस वाला, वही रीजन, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे तोड़ना तो बॉन्ड ही है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, यहाँ भी बॉन्ड तोड़ना आसान है, क्योंकि ये नर्सरी है और ये 12th नर्सरी है। ये सारी बातों का वर्बल टेस्ट कल की क्लास में होना है। दक्ष है यहाँ, दक्ष तेजस वो एडमिट करो। दक्ष समझ आया अच्छे से? दक्ष सच्ची सच्ची बताइयो, कुछ नहीं कहूंगा, प्यार वाली बात है। तू नोट्स बना रहा है इस चैप्टर के? हाँ सर, नोट्स तो बना रहा हूँ। लास्ट क्लास के नहीं बनाए? लास्ट क्लास के नहीं बनाए, लेकिन बना रहा हूँ। बैठा ही था अभी थोड़ी देर पहले इस क्लास से। जितना डिले होगा उतना वो टॉपिक इनइफेक्टिव हो जाएगा। फिर चाहे नोट्स बनाता रहे भाई, सॉरी वाली कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा तेरे को, पर जितना डिले करेगा बेटे उतना वो चीज इनइफेक्टिव हो जाएगी। फिर किया ना किया एक बराबर है। मैं जिस दिन पढ़ाता हूं उसी दिन करो यार आप, नहीं तो फायदा नहीं है, फिर 12th रह जाएगी सारी। ये 3 फैक्टर देखो, टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, टेंडेंसी टू एक्ट एज H+, ये सारे देखिए आपने फैक्टर। अगला फैक्टर, अगला टॉपिक, हाँ जी देख लीजिए। अगला है लुईस बेस स्ट्रेंथ। लुईस बेस स्ट्रेंथ, टेंडेंसी टू एक्ट एज लुईस बेस, ये ठीक है, एक्ट एज लुईस बेस। आप जानते हो लुईस बेस क्या होता है? जो लोन पेयर डोनेट करे, जो लोन पेयर दे सके, जो लोन पेयर डोनेट, वैसे डोनेट वर्ड मुझे नहीं बोलना चाहिए, डोनेट तो यहां पे नहीं आएगा। जब कोई बेस होता है वो अपना लोन पेयर देता नहीं है, वो लोन पेयर अपना शेयर करवाता है, ये पकड़ भाई ये ले। जैसे आपने अपने घर का कोई कमरा रेंट पे दे दिया तो आपने शेयर करवा दिया, पर आपने कमरा परमानेंटली उसके नाम नहीं कर दिया, वो कमरा अभी भी आपका है, वो रेंट पे कर रहा है, ठीक है, उसमें वो यूज कर रहा है, लेकिन दैट्स प्रॉपर्टी स्टिल बिलोंग्स टू यू, वो कमरा अभी भी आपका है। ऐसे ही लोन पेयर, जो लोन पेयर लुईस बेस दे देते हैं, वो होता उन्हीं के पास, ये बस वो दूसरा शेयर कर रहा होता है। तो बेस मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे, इलेक्ट्रॉन पेयर दे, लोन पेयर दे। तो बताइए जी इन चारों में, इन पांचों में सबसे अच्छा बेस कौन सा है? प्लीज ये बात ना बोल देना, प्लीज ये बात ना बोल देना कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अच्छा ये था और बुरा एसिड ये था तो इसलिए सबसे अच्छा बेस ही होगा। ये तो एक टुच्ची बात, मतलब दिल्ली वाली बात होगी, ट्रिक होगी, वैसे ऐसे ही आपने बिना कंसेप्ट, बिना किसी लॉजिक के बोल दिया। टेल मी इन टर्म्स ऑफ कि हाउ we can relate the base strength, how can we relate the loan pair tendency to donate, tell me about it. सर NH3 सबसे अच्छा है। NH3 सबसे अच्छा है, ऐसा प्रथम ने बोला है? प्रथम ने बोला है या अमन ने बोला है? अमन। अमन क्यों आख्या तू NH3 सब तो बढ़िया बेस है? सर डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू डोनेट लोन पे डिक्रीज होती है। बेटा मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा, थोड़ा तेज बोलो और क्लियर बोलो। हेलो। हाँ हाँ अब बोलो। सर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन लोन पेयर अवेलेबिलिटी डिक्रीज होती है, तो वो डोनेट नहीं कर पाता इसीलिए। वो क्यों डिक्रीज होती है? लोन पेयर अवेलेबिलिटी क्यों डिक्रीज होती है? सर ड्यू टू चलो इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। हाँ वेरी गुड। बाकी बच्चों से पूछते हैं इनका क्या विचार है। वैभव आपका क्या विचार है? सर सेम ही सोच रहा था। ठीक है जी, और कोई बच्चा क्या सोच रहा है? बाकी बच्चे क्या सोच रहे हैं लोन पेयर देने के मामले में? ये जो लोन पेयर पड़े हैं इनके ऊपर, ये मैं -3 रब कर देता हूं, मैं लोन पेयर दिखाता हूं इनके बस। सर वो पोर शील्डिंग की वजह से ज्यादा Wrong. Don't consider shielding effect here. Shielding effect has nothing to do with base strength, bro. मैं इसका आंसर ये देता हूं, सुनो, इन्होंने दे दिया आंसर, अमन और प्रथम ने आंसर दे दिया। मैं इसको ऐसे समझता हूं, मान लो दक्ष मेरे पास आया, दक्ष मेरे पास आया, इसने आके मेरे को बोला सर जी पंगा पड़ गया यार, मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है, प्लीज मेरी हेल्प करो। मैंने कहा कोई चक्कर नहीं, पैसे 10,000 चाहिए। मैंने अपनी जेब में गट्टी बना के रखे हुए थे, पैसे रबड़ चढ़ा के रखा हुआ था, 10,000 रुपए की गट्टी पड़ी है, मैंने निकाला, मैंने कहा पकड़ भाई 10,000 रुपए,
या 2-2 हजार के 5 नोट रखे हुए थे, बस 5 नोट फोल्ड थे, उठा के दे दिए। 1 सेकंड से कम टाइम में मैंने दक्ष को दे दिए। दक्ष खुश, इसका काम पूरा हो गया। ठीक है, अगले दिन दक्ष को फिर जरूरत पड़ गई 10,000 रुपए की। आज 10,000 लेने ये अपने किसी दोस्त के पास गया है, मान लो ये धनंजय के पास गया है, धनंजय के घर गया, धनंजय को बोला भाई यार मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है, कल तो ईशान सर ने दे दिए थे, उनके पास जेब में पड़े थे एक साथ, भाई तू भी हेल्प कर दे। धनंजय कहता हाँ भाई मेरे पास पड़े हैं 10,000, आजा बैठ। पर दक्ष ने, धनंजय ने जो पैंट पहनी है वो कार्गो की पैंट पहनी है, कार्गो की पैंट पहनी जिसमें 100 पॉकेटें होती हैं। ओ भाई साहब, उसके पड़े तो 10,000 है लेकिन बिखरे हुए हैं, 50 रुपए यहां पड़े हैं, 100 रुपए यहां पड़े हैं, 500 रुपए यहां पड़े हैं, ऐसे ऐसे पॉकेट्स में कहीं 100, कहीं 200, कहीं 500, कहीं 1000 ऐसे पड़े। तो इसने बोला मम्मा दक्ष को बिठाओ, इसको छोले भटूरे खिलाओ। दक्ष तू बैठ भाई, पहले मैं तेरे लिए पैसे सारे इकट्ठे कर दूं, दक्ष को इमरजेंसी है, जल्दी जल्दी चाहिए। तो भाई साहब जी दक्ष मन में क्या सोच रहा होगा, बढ़िया केस कौन सा था, ईशान सर वाला या दक्ष वाला, धनंजय वाला? अब ये मैंने पिछले बैच में एग्जांपल दिया तो उसमें वो बच्चा बोलता है सर दूसरे वाला, उसमें छोले भटूरे मिल रहे हैं खाने को चलो वो अलग बात है, पर अगर पैसे देने की बात करें तो मेरी जेब में तो पहले से पैसे पड़े हुए। तो दक्ष को क्या करना है, ज्यादा आसानी से वहां से मिलेंगे जहां पैसे पहले से इकट्ठे हैं, जहां पहले से पैसे एक जगह इकट्ठे हैं, भीड़ लगी हुई है। यहां क्या है, ये जो लोन पेयर है ये एक स्मॉल एटम साइज के ऊपर है, जिसके ऊपर लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा है। यहां लोन पेयर डेंसिटी कम है, साइज बढ़ गया तो आसानी से कौन देगा, नाइट्रोजन। पर यहां पे कई बच्चे पता है क्या सोचने लगे होंगे, सर ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ये तो साइज छोटा है इसका। हाँ सर छोटा है, ठीक है, लोन पेयर डेंसिटी तो ज्यादा होगी, पर सर न्यूक्लियस भी तो इसका पावरफुल होगा ना, न्यूक्लियस तो चार्ज ज्यादा टाइटली पकड़ के रखेगा लोन पेयर को, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो कोई माइकल आल कैसे ले लेगा, वो भी इसके कंपैरेटिव, इसका तो न्यूक्लियस बड़ा दूर है, अंदर है, तो वो अपने लोन पेयर को टाइटली बाउंड करके नहीं रखेगा, तो कोई कैसे ले लेगा। तो अगर इस न्यूक्लियस वाले हिसाब से कोई सोचे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अमन और प्रथम ने बोला जी नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है, इन्होंने बिल्कुल सही देखा। और जो ये न्यूक्लियस वाली बात लोग सोच रहे हैं उसका यहां कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि भाई साहब जी हम कोई लोन पे उठा के निकाल के थोड़ी ना दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसको ये इलेक्ट्रॉन निकल थोड़ी ना रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। मैंने क्या बोला था शुरू में ही, प्रॉपर्टी, कमरा रेंट पे लिया, वो कमरा उसका थोड़ी ना हो गया, अभी भी उसी का ही है कमरा, जगह तो उसी की है। ऐसे लोन पे कहीं जाएंगे थोड़ी ना उन्हीं के पास रहेंगे, ये तो बस शेयर करवाने हैं। एंड शेयरिंग हैज नथिंग टू डू विद न्यूक्लियर चार्ज। शशांक, you talked about shielding effect. Again, shielding effect is indirectly connected to nuclear charge. shielding weak होगी तो न्यूक्लियस के चार्ज बाहर चला जाएगा ना, ये कोई चक्कर नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन पे निकाल थोड़ी ना रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हमने तो शेयर करवाना है। तो यहां पे एक ही फैक्टर कंसीडर करना है। कभी भी आप बेस की बात करते हो, देयर इज ओनली वन फैक्टर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ल्यूइस ने कभी ये नहीं देखा न्यूक्लियस का चार्ज किसमें ज्यादा किसमें कम है, उसने देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पे। लुईस बेस स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लोन पेयर on central atom due to increase in size. So ability to donate lone pair decreases. देख लीजिए कितना कुछ है जी इस चैप्टर में, ये 4 ऑर्डर में भी बड़ा कुछ है। अब ल्यूइस बेस के ऊपर मैं तुम्हें कुछ रिएक्शन बताता हूं इसकी, जो बिल्कुल हमें ये पक्का करवा देंगे कि अमोनिया अच्छा बेस है। बेटा पहले मुझे कंफर्मेशन दीजिए कि आपको ये समझ आया, कंफर्मेशन दीजिए। यस सर, समझ आ गया। ऊर्जा बेटे आपको समझ आया बेटा, ऊर्जा बेटे, ऊर्जा का माइक सही है? यस सर। हाँ जी। पवन कुमार, निजाम है भाई यहाँ पे, निजाम भाई अपने हैं, निजाम भाई, निजाम भाई समझ आया आपको? मैं सुन नहीं पा रहा आपको निजाम। पवन, केशव है यहाँ, केशव बाजवा। यस सर। हाँ बेटा समझ आ रहा है केशव अच्छे से? हाँ जी सर। तेरे नंबर कम आते हैं टेस्ट में, पढ़ता नहीं है क्या तू?
कहीं नंबर कम आते हैं, अच्छे से मेहनत करके दिया कर टेस्ट, लिख लिख के याद किया कर चीजों को, बार बार लिखा कर। तेरे 4-5 टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं है जी, पिछले जो 4-5 टेस्ट मैंने देखी है रिपोर्ट। हाँ जी, ये पिक ले ली थी सर। हाँ जी बेटा। सर अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार रिपीट कर दीजिए। कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था बच्चे? जहाँ पे आप वो पैसे वाली बात कर रहे थे। हाँ वही तो, पैसे जहां ज्यादा एक जगह इकट्ठे थे, मेरी जेब में एक साथ 10,000 पड़े हैं तो एक साथ मेरे को देना आसान है। वही पैसे बिखरे हुए हैं अलग अलग पॉकेट्स में पड़े हैं तो पहले उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। वही बात है निष्ठा, यहाँ बेटा लोन पे एक जगह इकट्ठे हुए हैं, यहाँ ना लोन पे इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ लोन पे की डेंसिटी ज्यादा है, साइज स्मॉल है, तो साइज स्मॉल होने से डेंसिटी ज्यादा, भीड़ ज्यादा, कम जगह पे भीड़ ज्यादा होगी तो यहाँ से डोनेट करना आसान होगा। जहां डेंसिटी ज्यादा भीड़ ज्यादा वहां डोनेट करना आसान। यहाँ बेटा साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रोडेंसिटी कम, तो ये बुरा बेस, ये अच्छा बेस, ये बुरा बेस। समझ आया? यस सर आ गया। विदा एमपी है, विदा विदा इसी पे, विदा मानसवी ये बच्चे आ रहे हैं। विदा बेटा आप हो यार? विदा समझ आ रहा है? यस सर आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, अब मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए इस चीज को रिएक्शंस करूँ। हाँ जी, मैंने आपको क्या बोला, अमोनिया अच्छा बेस और फोस्फीन बुरा बेस। इन दोनों में अगर देखें तो अच्छा बेस कौन है? NH3 डोनेट कर देगा लोन पे, और PH3 बुरा नंबर, बुरा बेस है। तो मैं कुछ रिएक्शन चलाता हूं। अनन्या कॉपर सल्फेट लिया सर ने, देखो कॉपर सल्फेट, और इसके अंदर मैंने अमोनिया डाल दिया लोन पेयर वाला, देखते जाओ। तो ये जो कॉपर है ना, ये कॉपर, ये आगे चलकर एक चैप्टर आप पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक, ई के बाद अगला चैप्टर आएगा, ये हम जुलाई में पढ़ेंगे। उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये जो बीच वाले एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बीच में, इनको एक चीज की बड़ी भूख होती है, लोन पेयर की। ये लोन पेयर खाते हैं, जब मर्जी दे दो लोन पेयर देने को तैयार है। एक एक नहीं, दो नहीं, 6 लोन पेयर खा जाते हैं। अलग अलग की अपनी अपनी कैपेसिटी है, कोई 4 खाता है, कोई 3 खाता है, कोई 6 खाता है, कोई 2 खाता है। ये कौन कितने खाता है ये उस चैप्टर में डिटेल में पता लगेगा, जब आपको मैं उसकी थ्योरी, सारी थ्योरीज BBT CFT कराऊंगा तो पता लग जाता है कितने ऑर्बिटल खाली हैं, कितने लोन पेयर लेगा। फिलहाल आप याद कर लो कि कॉपर 4 चीजें खाता है, 4 लोन पेयर खाता है। कॉपर के पास 4 ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं, जुगाड़ हो जाता है 4 ऑर्बिटल खाली का, तो चारों में एक एक लोन पेयर NH3 ठूस देता है, लोन पेयर दे देता है। ये लुईस स्पेस है, तो यहां कॉपर 2+ इन चारों लोन पेयर को खा जाएगा और नेट चार्ज +2 आ जाएगा। ये मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इनसाइड व्हिच कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इज टेकिंग प्लेस। इट इज अ लुईस स्पेस। आने वाले चैप्टर में मैं इसको लीगेंड बोलूंगा, लीगेंड। जो भी लोन पेयर देता है उसे लीगेंड कहते हैं, इस तरह जैसे अमोनिया दे रहे हैं, ये वर्ड आगे आएगा। And we have one more guest here, SO4. It has nothing to do. भूमिका बेटे बस वो चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, भूमिका ये ऐसे हो जाएगा। So in this reaction, you see this NH3 is acting as a lone pair donating group, lone pair, Lewis space. And at the same time, we have another example of Ag+. Ag 2 लोन पेयर खाएगा। फिर मैं कह रहा हूं ये चीजें आगे आएंगी, कोई कितने खाएगा अभी खाली हमें लर्न करना है। तो भूमिका बेटे Ag ने 2 लोन पेयर खा लिए। हाँ जी, क्रोमियम 3 लोन पेयर, 6 लोन पेयर खाएंगे। इसका कलर ग्रीन है, इसका कलर डीप ब्लू है, इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है। ये आपके पास रिएक्शंस ऑफ अमोनिया है, जिसमें आपको साफ ये आप कन्विंस हो गए हो इस बात को लेके, प्रूव हो गया कि अमोनिया बड़ा अच्छा लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप है। जिसमें देखो इनके साथ ये इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्सेस बन गए। सो इट इज ऑल्सो अ टेस्ट in viva, in your viva of practicals. If someone asks कि I have a salt, suppose I gave you a salt in a test tube having a characteristic color, say maybe white color, अभी वो aqueous phase में नहीं आया, पता नहीं कौन सा salt है, टीचर को पता है कि उसमें क्रोमियम 3+ पड़ा हुआ है, तो आपको कैसे उसमें पता लगेगा? तो आपने उसकी रिएक्शन लिक्विड अमोनिया से करा दी, उस सोल्ट का सोल्यूशन बना के उसमें लिक्विड अमोनिया की 4-5 बूंदें डाली, थोड़ा सा उसको टाइट्रेट किया, हीट किया,
थोड़ी देर बाद आपने देखा ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन गया। तो अगर ग्रीन कलर आ गया तो इसका मतलब वो कौन सा हुआ, कौन सा उसके अंदर कौन सा कटायन था, क्रोमियम। अगर ब्लू कलर बन जाता तो इसका मतलब कौन सा होता? हाँ जी सर ब्लू कलर होता तो कॉपर होता, कॉपर 2+ होता। तो यानी इस अमोनिया की इस बात से आप कई मेटल की पहचान भी कर सकते हैं कि कौन सा किस कलर में क्या आ रहा है। ये एक छोटा सा वाइवा का क्वेश्चन है। अब देखते हैं PH3 इसी का भाई है, इसी के परिवार का है, वो भी लोन पे लेके बैठा हुआ है, उसके पास भी लोन पे है, पर ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा देखते हैं। आओ इसके लिए अब देखते हैं। तेजस पिक ले लो बेटा, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, आपने पहले ली थी। हाँ जी, अब सेम काम पिछले साल ये चैप्टर, ये जो फैमिली थी जो नहीं थी, पिछले साल ये कोर्स से कटवा दिया था। मैं हैरान होता हूं कि इतना इंपॉर्टेंट देखो हमारी केमिस्ट्री की चीजें हैं और पता नहीं क्या सोच के टीचर ने हटा दिए ये हमारे CBSE वाले बच्चे। आपकी वीडियो पॉज हो गई सबके साथ। नो सर। देव रीजॉइन करो, देव रीजॉइन करो, मैं वेट कर रहा हूं आपका। है? ये क्या हो रहा है? मनीषा मैं सुन नहीं पा रहा आपको। मनीषा जो बात बोल रही है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो तेजस भैया को या मेरे को, या रीजॉइन कर लो। देव को करो। और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मनीषा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप रीजॉइन कर लो, नहीं तो अपना म्यूट रखो, वीडियो देख लेना बाद में ऐप पे। ओके सो लेट अस सी क्या ये काम कॉपर सल्फेट के साथ फोस्फिन कर पाएगा, वही रोटन फिश की स्मेल वाला, ये कर पाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे NH3 ने किया तो PH3 भी अपने चारों लोन पेयर दे देगा और SO4 आ जाएगा। ऐसा लगता है पर ये नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। PH3 कहेगा ओए ओए कॉपर 2+, ये क्या बात हुई, ये तो पार्शियलिटी है। अमोनिया का टाइम तो तूने बड़ी जल्दी लोन पेयर एक्सेप्ट करके बना दिया था कॉम्प्लेक्स, मेरे पास भी तो लोन पेयर है, ये देख तू मेरे साथ भी तो बॉन्ड बना, मेरे साथ भी कॉम्प्लेक्स बना। कॉपर 2+ कहता है भाई तू जा जा, तेरे साथ मेरी दाल नहीं गलेगी। अपना अपना टेस्ट होता है, मेरे को अमोनिया अच्छा लगता है, मैंने अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, तेरे साथ नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि इसके पास लोन पे देने की अवेलेबिलिटी बड़ी कम है, रो रो के लोन पे डोनेट करेगा। आप लोग समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो मेरी बात? तो रिएक्शन होगी कैसे? रिएक्शन ऐसे हो जाएगी कि ये रिएक्शन 9/10 की रिएक्शन बन जाएगी, 9/10 की। जैसे हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज है, इस पे -3 का चार्ज है, बस इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, इनका कटायन आयन बना दो बस। तो इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस फोस्फोरस है, 3 - +2, तो ऊर्जा बेटे ये क्यूप्रिक फोस्फाइड बन जाएगा। ये फोस्फीन की रिएक्शन आ गई और बचा पीछे H और SO4 और दक्ष बेटा ये बन जाएगा H2SO4। सिंपल रिएक्शन। एक HgCl2 के साथ भी इसकी रिएक्शन है, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ। रिद्धिमा हो, CO3P2 का नाम क्या है? क्यूप्रिक फोस्फाइड। तो रिद्धिमा आप हो यहाँ? रिद्धिमा बेटे है? रिद्धिमा छुट्टी पे तो नहीं है? रिद्धिमा आर यू हियर? यस सर। हाँ बेटा समझ आ रहा है अच्छे से, चीजें क्लियर हो रही हैं? ये Yes, है sir. रिद्धिमा मर्क्यूरिक फोस्फाइड। जैसे क्यूप्रिक फोस्फाइड था बेटा, वैसे मर्क्यूरिक फोस्फाइड। तो फोस्फीन की रिएक्शन एज अ ल्यूइस बेस नहीं होती, बेशक वो लोन पेयर कैरिंग है, इसमें सिंपल 9/10 की रिएक्शन अपना ये H दे देता है। कहीं ना कहीं इसका ये जो माइनस वाला पार्ट है, ये इसमें से H एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है बेस और सिंपल रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो दो चीज रिएक्शंस, ये कुछ रिएक्शंस और आज ऐड हुई है।
आप देख रहे हो आज की क्लास में कितनी सारी रिएक्शन आपको मिली है, कल और ज्यादा मिलेगी। मतलब मंडे की क्लास में जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो और ज्यादा मिलेंगी। मंडे की क्लास में बहुत सारी रिएक्शन आ रही है, 25-30 रिएक्शन उस दिन हम करेंगे, 25-30 रिएक्शन। देखो हर दिन बढ़ती जा रही है रिएक्शन। पिछले से पिछले दिन कल 2-3 रिएक्शन थी, 5 रिएक्शन थी, आज थोड़ी बढ़ गई। अगली क्लास में तो कॉपी बनाते जाना अपनी साइड बाई साइड, मेहनत करते जाना। बाद में तो भाई सच्ची बहुत ज्यादा लॉस होगा आपका। अगली बात, अगली बात, अगला है बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड लास्ट टॉपिक है आज की क्लास। इसके बाद क्लास बड़ी छोटी रहेगी, ये वाली ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, एक साथ फिर लंबा टॉपिक स्टार्ट होगा। बी बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब मॉलिक्यूल कितने ज्यादा टाइटली और लूजली बाउंड है, और वो टाइटली और लूजली बाउंड होने के लिए देखा जाता है, तो इस आवाज कम कर लो, उसके लिए देखा जाता है कि भार ज्यादा है, वॉल्यूम जितनी चीज हैवी होगी और बड़ी होगी उतनी वेंडरवाल फोर्सेस स्ट्रांग होगी, तो उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहां का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है तो यहां का वेंडरवाल फोर्सेस सबसे ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। यानी एक्सपेक्टेड तो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट शुड इंक्रीज, बट इन एक्चुअल इट इज नॉट सो। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, कुछ चेंज आ जाता है। एक्चुअल होता तो BiS3 का सबसे ज्यादा है, ज्यादा तो उसी का ही है, फिर SbS3, लेकिन ना तीसरे नंबर पे हमारा अमोनिया आ जाता है, इसका एक्सेप्शनली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। अमोनिया हैज exceptionally higher boiling point, especially than NH-PH3 and ASH3। बड़े तो ये है मॉलिक्यूल, तो फिर अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हो गया? यस अमन, यस प्रथम, यस वैभव। अमोनिया में ऐसा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या हो जाएगा? वेरी गुड। ये अमोनिया बड़ा खराब है, ये सिर्फ वेंडरवाल फोर्सेस नहीं एंटरटेन करता, रिया बेटे इसमें थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हाँ जी, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकियों के पास नहीं है, फास्फोरस आर्सेनिक के पास नहीं है, नाइट्रोजन ही है। फोन कोच में नाइट्रोजन आता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग exist between molecules of NH3, so boiling point of ammonia increase कर जाते हैं, increase कर जाते हैं। हाँ जी, अगर बात मेल्टिंग पॉइंट की होती, अच्छा पहले ये समझ आया आपको कि इसके अंदर से पिक लेना, इसका ग्राफ देखो, बॉइलिंग पॉइंट BiS3 SbS3। जशन है यहां, जशन जशन आ गया था। यस सर। हाँ जशन,
अब वैसे तो अमोनिया नीचे आना चाहिए, पर अमोनिया इन दोनों से ऊपर होता है। देखो अमोनिया की जगह देख लो आप, SbH3 ऊपर ही है, तो देखो पहला नंबर इसका, फिर इसका, फिर अमोनिया, इन दोनों के बीच में, इन दोनों से ऊपर, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये हाइड्राइड्स ऑफ ब्लू 50। ये सब कुछ आपके होना चाहिए एडिड नोट्स पे। और अगर बच्चों मेल्टिंग पॉइंट होता फिर तो भाई क्लियर बड़ी आसान थी, मेल्टिंग पॉइंट फिर तो पिक्चर बड़ी आसान थी। बॉइलिंग पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट, मतलब अब बात उनकी सॉलिड स्टेट की हो रही है, और सॉलिड स्टेट में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, वैन डर वाल्स फोर्सेस सॉलिड स्टेट में बड़ी कम बांध के रखती है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं हो जाए फिर तो भाई साहब बहुत अच्छी फोर्सेस हो जाती हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा NH3 का है, फिर B या फिर वही ammonia has maximum melting point due to strong hydrogen bonding। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकी नहीं कर सकते, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली बात बॉइलिंग पॉइंट में इन दोनों को डोमिनेट नहीं कर पाती, मेल्टिंग पॉइंट में सबसे पहले अमोनिया हो जाता है। अगला टॉपिक है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बड़ा लंबा टॉपिक है, उसमें बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं CBSE के, मेंस के, वो हम मंडे पढ़ेंगे। 25-30 मिनट का टॉपिक अकेला है, तो एक ही फ्लो में पढ़ेंगे। सो वी शैल बी मीटिंग ऑन मंडे।